बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर मोरखा 15 फरवरी 2026 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ सोलर टेक्सोनमी। सोलर टेक्सोनमी के कितने लेवल्स, कितने टाइप्स हैं? तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, बेसिकली सोलर टेक्सोनमी स्टैंड्स फॉर। तो उसके कितने लेवल हैं? उसके 5 लेवल हैं। और अगर उन 5 लेवल्स के हवाले से उनके नाम देखे जाएं तो उनके नाम कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द प्री स्ट्रक्चरल, जिसमें से एक बच्चे को पहले किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को कहा जाए कि सॉलिड क्या है तो उसको कुछ भी नहीं पता शुरू में। फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, उसको नाम देते हैं कि यूनिस्ट्रक्चरल नाम देते हैं। यूनिस्ट्रक्चरल मीन कि कोई भी लर्नर है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट एक चीजों का पता है। मतलब कोई अगर सॉलिड है या फॉर एग्जांपल लिक्विड है, तो जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसको एक एक्सपेक्ट का पता है उसको नाम देते हैं यूनिस्ट्रक्चरल। फिर मल्टी स्ट्रक्चरल में क्या होता है भाई? उसी स्टूडेंट को, उसी लर्नर को मल्टी एस्पेक्ट चीजों का पता होता है। फॉर एग्जांपल भी अगर सॉलिड चीज है तो उसमें से कौन कौन सी चीजें सॉलिड हैं, तो एक ही सॉलिड नहीं है। और फिर मल्टी स्ट्रक्चरल के बाद अगला जो लेवल आता है वो आता है रिलेशनल का। रिलेशनल में क्या होता है कि एक लर्नर जो है वो रिलेट कर सकता है कि डिफरेंस क्या है सॉलिड, लिक्विड, बेस और इसी तरह से गैसेस में। तो फिर इससे भी बढ़कर वो कौन सा होता है? एक्सटेंडेड एक्सपेक्ट जो होता है कि एक लर्नर जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग, पहले तो वो बिल्कुल क्या था, वो प्री स्ट्रक्चरल पे था, अब उसका एक्सटेंडेड हो चुका है, वो फिर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स भी कर सकता है। तो यूं उसका जो पहला लेवल है दैट इज अ प्री स्ट्रक्चरल, उसके बाद यूनिस्ट्रक्चरल, यूनि के बाद मल्टी स्ट्रक्चरल, उसके बाद रिलेशनल, उसके बाद एक्सटेंडेड एक्सपेक्ट, और फिर ये जो सोलो है इट स्टैंड्स फॉर SOLO, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। याद रखिएगा जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, याद रखिएगा जी। और फिर जब SLOs की बात करते हैं, SLO स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ये क्या एक्रोनिम है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के कोई भी लेसन है, कोई भी टॉपिक है, उसको पढ़ने के बाद बच्चे जो है या लर्नर जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के दरमियान डिफरेंशिएशन भी कर सकेंगे। सो दिस इज द SLO। जबकि ELOs क्या होते हैं? याद रखिएगा, ELO स्टैंड्स फॉर ELOs and these stands for expected learning outcomes। याद रखिएगा, expected learning outcomes। और ये जो SLOs होते हैं ये कभी भी किंडरगार्टन के लिए, कभी भी प्ले ग्रुप के लिए नहीं होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो ECC की क्लास होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC क्लास, और जिसको नाम हम दे सकते हैं दैट्स अ प्ले ग्रुप, दैट्स अ किंडरगार्टन ग्रुप, तो वहां पर SLOs नहीं होते। क्यों? वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि स्टूडेंट या लर्नर ये चीजें, बेसिक लिटरेसी, बेसिक न्यूमरेसी जो है वो उस पर ग्रिप हासिल कर सकेगा। बट इट्स एक्सपेक्टेड, तवक्को ये की जा सकती है। इसी वजह से वहां पर जो LOs होते हैं उनका नाम दिया जाता है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम नाम दिया जाता है। जबकि क्लास 1, 2, 3, 4 ग्रेड से लेके 8, 9, 10 एंड सो ऑन, वहां पे क्या होता है? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो SLOs होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इन बिटवीन द सोलर टेक्सोनमी एंड द ब्लूम्स टेक्सोनमी, ब्लूम्स टेक्सोनमी बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। उसके बेसिकली 3 डोमेन हैं। वो 3 डोमेन जो है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, second one is affective domain, and the third one is psychomotor domain। psychomotor domain इसको कैप से भी याद किया जाता है, CAP, या अक्सर का जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनमी है उसके हवाले से जो 3 लेवल्स हैं, ट्रिपल H के नाम से भी इसको याद करते हैं। याद रखिएगा जी। अब ट्रिपल H से क्या मुराद है और ये स्टैंड्स क्या करता है? ट्रिपल H, इट स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट वन इज इट स्टैंड फॉर, दैट्स अ हेड। हेड से क्या मुराद है? दैट इज कॉग्निशन। याद रखिएगा, इट मींस जब भी कॉग्निटिव डोमेन की बात आती है इसका मतलब है कि मेंटल, द थिंकिंग प्रोसेस, द थिंकिंग अप्रोच, द मेंटल अप्रोच। इसी तरह से H स्टैंड्स फॉर दूसरा जो आ रहा है दैट इज दूसरा अफेक्टिव डोमेन है, इट स्टैंड्स फॉर हार्ट। ये हार्ट के लिए स्टैंड करता है। हार्ट मींस यहां पे वैल्यूज की बात होगी। एक बच्चा जो है वो ऑनेस्टी कैसे सीख सकता है, ट्रूथफुलनेस कैसे सीख सकता है, ठीक है, उसमें काइंडनेस किस तरह से आ सकती है, गुड एंड बैड का कंसेप्ट किस तरह से आ सकता है।
तो ये जो एस्थेटिक सेंस है, गुड एंड बैड एंड वैल्यूज, उसमें अकदार, उसमें तरबियत, किरदार साजी, वो किस डोमेन में आती है? वो अफेक्टिव डोमेन में आती है और उसको हम एच से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि वो हार्ट है। और तीसरा एच से क्या मुराद है? इट मीन्स हैंड। और हैंड को क्या नाम देंगे? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। और इसको क्या नाम देते हैं? साइकोमोटर डोमेन नाम देते हैं। जैसे कि ब्लूम्स ने कहा था कि भाई जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसका जो तीसरा लेवल है वो कौन सा है? दैट इज साइकोमोटर डोमेन। सेम इज द केस साइकोमोटर से मुराद क्या है? कि द फिजिकल स्किल्स, द मूवमेंट। जैसे जॉन डावी ने कहा था कि लर्निंग, टू डू विद लर्निंग। तो तीसरा इसका लेवल क्या है? वो एक्टिविटीज का नाम है, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का नाम है, वो जो है कैनेस्थेटिक का नाम है। कैनेस्थेटिक मींस के हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। तो ओवरऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन है। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। इट इज रिलेटेड टू, ये जो है ये माइंड से रिलेटेड है। सेकंड वन इज the H and it is related to the heart, it means it is related to the values. And third one is the H, it is related to the hand, it means ये practical skills से related है। और यहाँ पर जो डोमेन, जो कॉग्निटिव डोमेन दी हुई है, उसको 2001 में रिफाइन किया गया था और अपडेट किया गया था। और ये जो लेवल्स दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स किसके हैं? ये कॉग्निटिव डोमेन के हैं, याद रखिएगा जी। उसका सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? वो रिमेंबरिंग होता है, जो पहला लेवल है। इसको हम सरफेस लर्निंग भी कह सकते हैं, इसको हम रूट लर्निंग भी कह सकते हैं। जितने भी फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन होती हैं, हिस्टोरिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान कब बना, सेम इज अगेंस्ट पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया, 14 पॉइंट्स कब दिए गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे, इसमें कोई लर्निंग नहीं है, ये रूट लर्निंग है, रट्टा बेस इल्म है, ये जस्ट एंड जस्ट सरफेस लर्निंग है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। सो रिमेंबरिंग नाम देते हैं, मतलब एक रिमेंबरिंग में जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि डिफाइन, व्हाट इज व्हेन, ये सारे के सारे जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वो रिमेंबरिंग लेवल है। उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहा है, दूसरा लेवल। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? मोस्टली जब एक पैराग्राफ दिया जाता है तो उसमें सवालों के जवाब जो है ना फाइंड आउट करने होते हैं। और अंडरस्टैंडिंग का पैराडाइम कंप्रीहेंशन भी होता था, लेकिन अब क्या है, नाउन की बजाय वर्ब किया गया है। 2001 में इसको अपडेट किया गया था। तो वो कौन सा है? वो अंडरस्टैंड है। इसमें थोड़ा सा लर्निंग बेहतर हो रही है, मतलब वो सरफेस लर्निंग से थोड़ा सा डीप लर्निंग की तरफ मूवमेंट जा रही है। इट मीन्स के what is the difference? Explain the difference between plant and animal cells. Explain the difference between living and non-living things. तो ये जो है थोड़ा सा लर्निंग जो है बढ़ रही है। और अंडरस्टैंडिंग से बाद अगला जो लेवल है, दैट्स अप्लाइंग। मतलब एक बच्चे ने जो नॉलेज गेन किया है, वो उसको अप्लाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर अप्लाई, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली इन 3 के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके बाद एनालाइज तो है नहीं। एनालाइज मीन कि किसी चीज को उसके पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना, एनालिसिस करना। मिसाल के तौर पर जैसे एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ब्लड को उसको क्या किया जाता है? उससे प्लाज्मा, उससे मिनरल्स, आयन, सॉल्ट्स, क्रेटिनाइन, सब कुछ अलग किया जाता है। बेसिकली ये एनालिसिस है। लेकिन हमारा बच्चा क्या इस लेवल तक पहुंच रहा है, लर्नर्स? तो ये एक काबिले यकीन करो कि तशवीश वाली बात है। यहां तक हमारा एजुकेशन सिस्टम पहुंच जाए तो क्या ही कमाल की बात है। उससे अगला लेवल आ रहा है इवैल्यूएशन, कि बच्चा जो है वो खुद से अपने आप को असेस करना शुरू कर दे। और फिर लास्ट लेवल इज क्रिएशन, उसमें क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6 लेवल हैं। और ये किसका लेवल है? ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसके ये सब डोमेन है। टोटल कितने सब डोमेन है? वो 6 सब डोमेन थे। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल दैट इज इन विच प्रोसेस जजमेंट इज इफेक्टिव। तो जजमेंटल याद रखिएगा, एजुकेशन में हमेशा जो है वो इवैल्यूएशन होती है। जब भी इवैल्यूएशन की बात आएगी, इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर। इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर। यहां पे हमने जजमेंट्स करनी है, किसी भी स्टूडेंट्स को हमने प्रमोट करना है नहीं करना, किसी स्टूडेंट्स को हमने किस फील्ड में लेके जाना है, वो क्या है? वो इवैल्यूएशन है। और ये लास्ट स्टेप है। और सबसे लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, दैट इज टेस्ट। एंड टेस्ट इज सम ऑफ क्वेश्चंस, सम ऑफ द क्वेश्चंस याद रखिएगा जी, सवालात का मजमुआ है जी। और फिर टेस्ट से जो हमारे पास डेटा हासिल होता है, उसको नाम देते हैं मेजरमेंट। इट्स न्यूमेरिकल डेटा, याद रखिएगा जी।
इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने एक बच्चे का मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का टेस्ट लिया है, तो मैंने जो सवालात दिए हैं वो क्या है, वो उसका टेस्ट है, और उस टेस्ट में से फॉर एग्जांपल उसके नंबर आए हैं 70/100 नंबर। तो ये 70 क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है ना, तो ये 70 क्या होगा, दैट्स मेयरमेंट। और याद रखिएगा मेयरमेंट हमेशा न्यूमेरिकल होती है। और फिर मेयरमेंट डेटा को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो असेसमेंट कहलाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेयरमेंट डेटा, उसको क्या नाम दिया जाता है, वो टेस्ट से मेयरमेंट, और मेयरमेंट के बाद हमारे पास जो होता है दैट इज असेसमेंट होता है। याद रखिएगा जी, वो क्या होता है, असेसमेंट होता है। ये तीसरा लेवल है, याद रखिएगा जी, असेसमेंट। तो असेसमेंट किस बेस पे करते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हासिल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 70/100 नंबर है, तो मैं कह सकता हूं इसका B+ ग्रेड है। तो मैंने क्या किया, उसके हवाले से इंटरप्रिटेशन की, और फिर सबसे आखिर में होता है दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होती है, हमेशा जजमेंटल इन नेचर होती है, याद रखिएगा, जिसमें फैसला साजी की जाती है। हाईएस्ट लेवल दैट इज इवैल्यूएशन, लोएस्ट लेवल दैट इज टेस्टिंग। और दो टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहां स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, याद रखिएगा जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। बहुत ही आसान इनमें जो है वो डिफरेंस है जी। याद रखिएगा, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है दैट इज फॉर्मेटिव इन नेचर। और फॉर्मेटिव क्या होती है भाई, जो दौरान तदरीस असेसमेंट की जाती है उसको नाम दिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। पढ़ाने से पहले, एडमिशन से पहले जो टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं दैट्स प्लेसमेंट असेसमेंट। लेकिन जो दौरान तदरीस है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट कंडक्ट की जाती है, तो फॉर से याद रखिएगा इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ऑफ से क्या मुराद है, ये बेसिकली सम्मेटिव असेसमेंट है। सम्मेटिव क्या होती है, किसी भी कोर्स के इख्तिताम पर जो एक असेसमेंट की जाती है, जैसे कि अमूमन जो सालाना पेपर होते हैं, जैसा कि जो फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं, वो सम्मेटिव इन नेचर होते हैं। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल डिफरेंस है असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर में। फॉर से याद रखिएगा फॉर्मेटिव, एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट इज दैट टाइप ऑफ असेसमेंट इन विच द असेसमेंट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट की जाती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और जो असेसमेंट एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग होती है उसका नाम दिया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंसेस हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु मूव्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने मूव की थी, वो फजलुल हक साहब ने पेश की थी। उसके बाद कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है, दैट्स बर्लिन। उसके बाद देखिए अनवर सादात प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, अनवर सादात किस मुल्क के सदर रहे थे, तो वो मिस्र के रहे थे, इजिप्ट के, याद रखिएगा जी। व्हेन यूनाइटेड USA लेफ्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने इनको जो है इनका जो फौजियों का इनखला था वो कब किया था, 2021 में। उन्होंने अमेरिकी जितने भी फौजी थे प्लस जो नेटो फोर्सेस थे, उन्होंने कहा था कि अब हम जितना भी कुछ बाकी रह गया है वो सारे का सारा अफगानिस्तान के हैंडओवर कर रहे हैं, लिहाजा अब हम क्विट करना चाहते हैं। 2021 में उन्होंने क्विट कर दिया था। उसके बाद देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टोटल टीम्स कितनी थी, वो 8 टोटल टीम्स थी। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनर कौन से थे, वो इंडिया था। इंडिया वाज द विनर। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी, 2017 में जीती थी सरफराज अहमद की कैप्टनसी में। और पाकिस्तान ने अब तक टोटल 3 इंटरनेशनल जो है वो इवेंट्स जीत चुका है। एक स्कीपर कप्तान की मौजूदगी में 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। उसके बाद 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में वर्ल्ड T20 जो है वो इवेंट जीता था। और उसके बाद 2017 में पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कैप्टनसी में चैंपियंस ट्रॉफी का जो ताज है अपने सर सजाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ कनाडा इज, वो अटमॉस का कैपिटल है। उसके बाद देखिए टेक्सला सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, ये गंधारा से बिलोंग करती है। उसके बाद देखिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो थी वो वर इनागुरेटेड बाय द एम्परर, किस बादशाह ने, किस शहंशाह ने उसकी इनागुरेशन की थी, वो एम्परर नेहरूटोनिज्म ने की थी।
उसके बाद है कि रेड क्लिफ रीच्ड इन इंडिया विच डेट, कब वो रेड क्लिफ इंडिया में पहुंचता है, वो 8 जुलाई 1947 को वो पहुंचता है। उसके बाद है कि जहांगीर खान रिमेंड अनबीटन फॉर कंसेक्टिव हाउ मेनी मैचेस, 555 मैचों तक वो नाकाबिल शिकस्त रहे थे, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। स्क्वाश के आलमी चैंपियन जहांगीर खान कंसेक्टिवली मुसलसल जो है वो नाकाबिल शिकस्त रहे थे 555 लगातार मैचों में, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडिया ऑफ ट्रेंच वाज गिवन बाय, खंदक खोदने का जो मशवरा है वो किसने दिया था, वो हजरत सलमान फारसी ने दिया था। उनके बकौल जो अहले फारिस थे, जो पहले ईरान वाले थे, ईरान का पुराना नाम फारिस है, तो वो अपना ये तरीका इस्तेमाल करते थे कि शहर के बहरे खंदकें खोदते थे। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा लिया था तो हजरत सलमान फारसी ने यह मशवरा दिया था और फिर आप ने इसको कबूल किया था। हत्ता कि जिस साहबी ने मशवरा दिया था वो भी थक हार के बैठ गया था, लेकिन खंदक खोदने के दौरान अल्लाह के नबी ने बाद में काफ़ी ज़्यादा बिशारतें भी दी थी और वही बिशारतें बाद में अमन वन सच भी साबित हुई थी। तो किसने मशवरा दिया था? हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था। उसके बाद टेन्योर ऑफ कैलिफ हजरत अली मौला अली करमुल्लाहु वजहू का जो दौर खिलाफत है वो कितना अरसा तक रहा था? 4 साल 9 महीने तक ये रहा था। उसके बाद देखिए एंटोनिम ऑफ अर्ज का मतलब क्या है? किसी को इंस्पायर करना, इट्स इंग्लिश वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को डिस्करेज करना, डेटर करना, किसी की हौसला शिकनी करना, तो ये उसका उलट है एंटोनिम में। सरनम ऑफ रिजोल्यूट का जो सरनम है वो क्या बनता है? इसका मतलब है कि आज़म मुसम्मम, डिटरमाइंड, फिर पक्का, मजबूत। उसके बाद देखिए पाकिस्तान जॉइंट यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने एक्सेप्ट किया था, याद रखिएगा जी। ईरान वो पहला कंट्री था, फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट, एज इंडिपेंडेंट स्टेट, एक खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर जब उभरा था तो उसको सबसे पहले किसने तस्लीम किया था? ईरान ने तस्लीम किया था। और फिर एट दैट टाइम वो कौन सा कंट्री था जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान को बतौर एक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करते? वो हमारा हमसाया मुल्क, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया जी। और किस वजह से इनकार किया था? बेसिकली डाइवर्जेंट लाइन का जो इशू चल रहा था उस वजह से इनकार किया था, लेकिन बाद में इसको नफी भी कर दिया गया था। इस फिर अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था, बट इनिशियली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बतौर एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और वो मसला क्या था और जो बिहाइंड पसे पर्दा जो हक़ाइक़ क्या थे उनके बकौल के डाइवर्जेंट लाइन का मसला है कि हमसे नाइंसाफ़ी हो रही है, इस वजह से अफगानिस्तान ने एट दैट टाइम इनकार किया था, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश की जाती है? 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टैब्लिश होती है और 24 अक्टूबर के हवाले से ही हर साल वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। जब दूसरी जंग अजीम का अख्ताम होता है तो फिर जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान है वो सर जोड़ कर बैठते हैं कि आने वाली नस्लों को अगर हमने जंग के ख़तरात से बचाना है, अगर हमने अमन की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेगी। लीग ऑफ नेशंस के बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद एक अंडर 18 यूथ विंटर कंपटीशन 2019 हेल्ड कहाँ पे होते हैं? ये बेसिकली रशिया में हेल्ड होते हैं। उसके बाद कि विच ट्राइब अपोज्ड बनु हाशिम ड्यूरिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूथ, तो उस वक्त बनु मखजूम ने ये अपोज किया था। और आप सल्लल्लाहु ने बनु साद के बकरी जो कबीला था उनकी बकरियां चराई थी। ये भी इस्लामियात के वाले से अक्सर का सवाल रिपीटेड है। उसके बाद द हेड क्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच का जो हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। उसके बाद है कि हु वाज डिसमिस्ड बाय जिया इन मई 1998, जिया ने किसको डिसमिस किया था? उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनैजो को उन्होंने बरतरफ कर दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व, पाकिस्तान की पहली जो एक असेंबली थी, आइन साज असेंबली थी, उसको तहलील कर दिया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1954 को तहलील कर दिया गया था। पाकिस्तान के आइन अब तक कितने पेश हो चुके हैं? 3 आइन पेश हो चुके हैं, जिसमें 1956, 1962 एंड 1973। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन है उसमें
अब तक 27 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं और शुनीद ये है कि 28वीं तरमीम भी आ रही है, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि वो कब आएगी। अगला सवाल है हमारे पास, खालिद का इज दैट यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब रिसोर्स सच एज अ वेब पेज, तो वो कौन सा है, वो URL है। उसके बाद विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो इंटरनल मेमोरी होती है जी। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ जापान इन 2020, वो कौन सा था, शिंजो एबे उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए डॉनबास इज डिस्प्यूट बिटवीन, रिसेंटली डिस्प्यूट भी चल रहे हैं और सर्द जंग भी जारी है किसके दरमियान, इन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन और रशिया के दरमियान, जो स्टिल अभी तक भी जारी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज सरदार अय्याज सादिक वाज रिसेंटली री इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, उस वक्त क्या था, ये मार्च 21 2024 को ये इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि बेबीलोन बिलोंग टू विच कंट्री, वो कौन से हैं, वो इराक से बिलोंग करते हैं जी। उसके बाद है कि नेहरू रिपोर्ट वाज रिस्पांस ऑफ, नेहरू रिपोर्ट किसका रिस्पांस था, बेसिकली वो लॉर्ड ब्रिकनहेड, बेसिकली सैमन कमीशन का एक रिस्पांस था, उसके जवाब में उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी। अस्तोला इज द लार्जेस्ट ऑफशोर आइलैंड प्रेजेंट इन, कहां पे, पाकिस्तान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से कौन सी है, दैट इज लैरी एलन जो है वो उसका सही जवाब था। बाकी सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली NGOs ही थी, लाइक यूनिसेफ एंड अदर, वो ऑर्गेनाइजेशंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अगला हमारे पास सवाल है, दैट इज फादर ऑफ जियोमेट्री मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है रिगार्डिंग PPSC एग्जाम्स, तो वो कौन सा है, जो यूक्लिड है। उसके बाद है कि हु टुक ओथ फ्रॉम द कैद आजम से हल्फ किसने लिया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद साहब ने लिया था, और ये सर मियां अब्दुल रशीद साहब पाकिस्तान के भी पहले चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा जी, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस। करंट कौन से हैं, वो याह्या आफरीदी साहब हैं। उसके बाद है कि हु इंटेलिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम्स ड्यूरिंग बैटल ऑफ ट्रेंच, किसने किया था, वो हुदैफा इब्ने अल यमन ने किया था। उसके बाद है कि विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ईरान ही है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। उसके बाद है कि जामियातुल अज़हर किस में है, ये मिस्र में है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च के हवाले से यूनिवर्सिटी है, तो वो कहाँ पे है, वो मिस्र में है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वो कौन से, माओ ज़ेडुंग से जो है चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद है कि ओल्ड नेम ऑफ इराक इज, वो कौन सा है, मेसोपोटामिया है। उसके बाद है कि साइकोलॉजी इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड दैट इज साइकी एंड लॉजी, साइकी का मतलब क्या होता है, सोल, एंड लॉजिया मींस टू स्टडी ऑफ सोल्स। उसके बाद है कि आगर माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, वो किस में है, वो अफ्रीका में है। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल था, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ जो प्रपोजिशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्ब्स और एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल वर्ब के हवाले से देखा जाए तो नॉक एट होता है, इसी तरह से एडिक्टेड टू होता है, कमिटेड टू होता है, अबाइड बाय होता है, सरप्राइज एट होता है, और फिर कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स होती हैं वो भी जो है प्रपोजिशंस के हवाले से डिफरेंस उनका रूल है। फॉर एग्जांपल जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इंटरेस्ट इन, तो ये डिफरेंट प्रपोजिशंस के रूल्स हैं। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल था। और फिर एनालॉजी का ये सवाल था कि हर्ट है तो वो पंपिंग का काम करता है, तो गन क्या करती है, वो शूटिंग का काम करती है जी। हु वर्कड ऑन मकतबत इमाम रब्बानी इन 16th सेंचुरी बाय मुस्लिम्स, शेख अहमद सरहंदी साहब थे ये। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका किसने डिस्कवर किया था, कोलंबस ने डिस्कवर किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। कैपिटल ऑफ बेल्जियम वो कौन सा है, ब्रसल्स, उसका सही जवाब है ब्रसल्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टाइप ऑफ रिसर्च डन बाय द टीचर्स टू लुक एट द प्रॉब्लम, वो कौन सा होता है, वो एक्शन रिसर्च होता है। और जो बेसिक रिसर्च होती है वो थ्योरी डेवलपमेंट के हवाले से होती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि नॉलेज इज रिलेटेड टू, वो एपिस्टेमोलॉजी है जो कि नॉलेज से रिलेटेड है। ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिटी से रिलेटेड है, व्हाट इज रियल, तो ये बेसिकली जो है एजुकेशनल साइको जो फिलॉसफीज हैं उसके हवाले से इसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं। एक्सियोलॉजी जो है वो वैल्यूज से बिलीव करते डील करेगी, और इसी तरह से जो ऑन्टोलॉजी है वो रियलिटी से बिलीव करेगी। उसका दूसरा नाम मेटाफिजिक्स भी है। एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करती है, वो नॉलेज से डील जो है वो रिलेट करती है। टाइप ऑफ रिसर्च कंसिस्टिंग ऑफ, जो ओपिनियन होती है पेरेंट टीचर मीटिंग में सवाल इस किस्म का था, उस सर्वे को क्या नाम दिया है, वो बेसिकली सर्वे रिसर्च होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन फेस टू फेस कम्युनिकेशन जिसमें होती है वो इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जिसमें फेस टू फेस डेटा कलेक्शन की जाती है। ग्रुप वर्क इन अ क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर, बेसिकली ये कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन के लिए होता है। स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है एजुकेशन के हवाले से, थिंक पेयर शेयर, याद रखिएगा जी। बास्केट कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा जाता है, थिंक पेयर एंड शेयर। थिंक करें, पेयर बनाएं, और फिर साथ में क्या है वो शेयरिंग करें। और फिर बाद में ये होता है कि पीयर असेसमेंट या पीयर वर्क, ये टर्म इस्तेमाल होती है जी, पीयर असेसमेंट और पीयर वर्क। पीयर मीन इन द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ द पेयर्स, तो ये भी बात एक ही है कि दो दो बच्चों का ग्रुप बना दो, दैट्स अ पीयर वर्क, दैट्स अ पीयर असेसमेंट। भी दो बच्चे आपस में एक दूसरे की जो ऐसे जो है वो असेसमेंट कर रहे होते हैं, सवाल जो आप कर रहे होते हैं, तो ये भी जो है ये पेडागोजी के हवाले से ये सवाल आते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question, that is in cooperative learning method the role of the teacher is basically वो facilitator होता है, जबकि एक lecture method जो होता है आम, उसमें टीचर का रोल क्या होता है, वो मोस्टली एक अथॉरिटेटिव होता है, और जिसको आमरीयत भी नाम देते हैं। बट लेक्चर मेथड इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेथड, मोस्ट क्लासिकल टाइप ऑफ मेथड, जिसमें लर्नर जो है पैसिव होता है, जबकि एक टीचर जो है वो एक्टिव होता है। जब मॉडर्न जब टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं उस वाले से बात की जाती है, तो लर्निंग टू डू बाई लर्निंग, जॉन डेवी साहब फरमाते हैं कि भाई टीचर का काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तौर पे है, एक गाइडर के तौर पे है, और बच्चे जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू खुद से ही सीखते रहते हैं। उसके बाद है कि डिस्कशन मेथड इज रिलेटेड टू बेसिकली शेयरिंग ऑफ आइडियाज के हवाले से है, जिस जो डिस्कशन की जाती है। उसके बाद पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है। पोर्टफोलियो से मुराद यह है कि अक्सर औक़ात स्टूडेंट का जितना कुछ काम होता है उसको एक फाइल बना दी जाती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर असेसमेंट के, बिकॉज इट्स बेसिकली इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, इट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। पूरे एक स्टूडेंट की जो प्रोफाइल होती है जिसमें उसके टेस्ट रिपोर्ट सारे शामिल होते हैं, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि एक महीने के दौरान जितने भी स्टूडेंट के टेस्ट हुए हैं, उसकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, उसकी जितने ग्रेड्स आए हैं, जो असेसमेंट शीट्स हैं, उनकी एक फाइल बनाकर रखना, वो पूरी की पूरी फाइल वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। और इस पोर्टफोलियो की बेस पे भी हम असेसमेंट कर सकते हैं, उस असेसमेंट को नाम क्या देते हैं, दैट्स पोर्टफोलियो असेसमेंट। उसके बाद एक करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू, एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा जी, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के टाइप कौन से हैं, जिसमें एमसीक्यूज हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैचिंग कॉलम्स भी हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, याद रखिएगा जी, जिसमें ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आ जाते हैं। और करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू में वो क्या कहलाता है, वो की भी कहलाता है, वो आंसर भी कहलाता है, याद रखिएगा जी, वो की भी होता है या वो आंसर भी होता है। अगर एमसीक्यूज हैं उसमें मल्टीपल जो है वो चॉइसेस दी होती हैं, तो उसमें एक जो एमसीक्यू में से जो चॉइसेस दी गई होती हैं, एक जवाब ठीक होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, की या आंसर, और बाकी तीन को क्या नाम दिया जाता है, जो गलत हैं उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, याद रखिएगा जी, डिस्ट्रैक्टर्स। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, स्टेम नाम दिया जाता है। जैसा कि यहां पे एक स्टेम दी गई है कि डिस्कशन मेथड इज रिलेटेड टू, तो ये सवाल की जो स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज की बात हो रही है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स की बात नहीं हो रही। एमसीक्यूज में द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, उसको क्या नाम दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस, याद रखिएगा, उसको स्टेम नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो चार ऑप्शंस दिए गए होते हैं इनको चॉइसेस भी कहते हैं, इनको अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं, जिसमें की या आंसर भी शामिल होता है एंड रेस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स भी शामिल होते हैं।
पियाजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू जैन। पियाजे की जो थ्योरी है वो बेसिकली कॉग्निशन से जो डील करती है कि मेंटल थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से काम करता है। जैन पियाजे ने बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही काम किया था। तो उसका सही आंसर क्या है? दैट्स कॉग्निटिव, क्योंकि कॉग्निशन का मतलब क्या है? मेंटल थिंकिंग प्रोसेस। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नानी याद आना। अक्सर कहते हैं मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब मैं वो तो आज तो आपको नानी याद करा के रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि भाई मुसीबत के वक्त खुशहाली के दिन याद कराना। तो ये उसका सही जवाब है। अली अखबार पढ़ता है तो इसमें मफूल क्या है? जिस पर काम हो रहा हो वो क्या है? वो अखबार है। और फिर आम मफूल और इस्म मफूल में क्या फ़र्क है? बाज़ का ये भी पूछा जाता है। जो इस्म मफूल है ये मस्दर से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मकतूल जिसको कत्ल किया गया हो, महकूम जिस पर हुक्म चलाया गया हो, मजबूर जिस पर जबर किया गया हो, मखलूक जिसको पैदा किया गया हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कहलाते हैं इस्म मफूल कहलाते हैं। अब आम फाइल और इस्म फाइल में क्या फ़र्क है? जैसा कि यहाँ पर अली जो है ये आम फाइल है, लेकिन इस्म फाइल क्या होगा बेटा? याद रखिएगा, ये मस्दर से बनेगा। जैसे कातिल से कत्ल करने वाला, हाकिम से हुक्म देने वाला, जाबिर से जबर करने वाला, इसी तरह से खालिक से पैदा करने वाला। कातिल कतील कत्ल पे तेरे निसार हो, पहले तो खून बहा दिया फिर खून बहा दिया। तो कातिल क्या है? ये बेसिकली इस्म फाइल है। मकतूल क्या है? वो बेसिकली ये इस्म मफऊल है जो कि मस्दर से मिलकर बना होता है। आम फाइल जामिद होता है, आम मफूल भी जामिद होता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद एक काफूर हो जाना का मतलब क्या है? काफूर को अगर वैसे भी रख दिया जाए तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या हो जाते हैं? ये ऑपरेशन हो जाती है और ये उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बेसिकली इनके अंदर जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसा कि हम सिपरेट है जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये वोलेटाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं केमिस्ट्री की टर्म में। तो काफूर भी ऐसे ही है, बहुत जल्द ही गायब हो जाना। अक्सर का जो मुहावरा इस्तेमाल होता है वो तो काफूर हो गया, इसका मतलब क्या है? गायब हो जाना। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, इसमें इमदादी फेल क्या है? वो रहा। इसमें उर्दू के हवाले से यह सवाल था, उसका सही जवाब क्या है? इमदादी फेल में वो रहा उसका सही जवाब है।